हेलो एवरीवन। तो चलिए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी फिजिक्स विथ आरोहित में। और आज का ये हमारा जो लेक्चर है क्लास 10th का चैप्टर 11 का 4th नंबर का लेक्चर होने वाला है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म के बारे में। इससे पहले वाले चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग लाइट से रिलेटेड एक घटना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जिसको पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको हम लोग पढ़े थे ग्लास स्लैब के लिए। और यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं ये किसके लिए है? ग्लास प्रिज्म के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये ग्लास प्रिज्म एक्चुअल में होता क्या है। उसके बाद ही हम लोग को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये प्रिज्म क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिज्म इज़ अ वेज शेप्ड पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। तो प्रिज्म क्या होता है? वेज शेप्ड। वेज शेप्ड का मतलब होता है कीला के आकार का, कीला के आकार का या पच्चर शेप का होता है। उसी शेप का बना हुआ कांच का पीस होता है जिसके पास क्या होता है? ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। जिसके पास क्या होता है? ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके ऊपर लाइट डालने से वो पूरी तरह से उसको पास कर देता है। ओके, ऐसा मीडियम है। बाउंडेड बाई two planes faces inclined to each other at an certain angle। और इनके पास क्या है? टू फेसेस हैं, टू प्लेन फेस हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ क्या हुए हैं? इंक्लाइंड हैं, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में झुके हुए हैं, एक स्पेसिफिक एंगल से, एक निश्चित एंगल से। तो ये होता है प्रिज्म। इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रिज्म इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। पीस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का टुकड़ा होता है। विच हैव टू ट्रायंगल फेसेस, जिसके पास टू ट्रायंगल फेस होता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं डायग्राम में ट्रायंगल फेस होता है। 3 रेक्टेंगुलर फेस होता है, मतलब 3 रेक्टेंगुलर फेस बोलने का मतलब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ACFD। इसी प्रकार का 3 फेस होता है इनके पास जिसको रेक्टेंगल फेस बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 दोनों को मिलाकर टोटल कितने फेस हो गए? टोटल इनके पास 5 फेस हो गए हैं। और ये सभी 5 फेसेस क्या होते हैं? रिफ्रैक्टिंग फेस होता है, मतलब इसी के ऊपर लाइट डालने पर वो उसको रिफ्रैक्ट कर देते हैं। एंड 6 वर्टिक्स और कॉर्नर एंड 9 एजेस। 9 एजेस का मतलब जैसे कि लाइन को काउंट करेंगे 1 2 3, उसी प्रकार इधर भी है 1 2 3, इधर भी है 1 2 3। तो इस प्रकार से टोटल कितने लाइन हो गए हैं? 9। तो इसी को क्या कहा जाता है? एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एज। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ है? पीस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है। प्रिज्म क्या है? ट्रांसपेरेंट ग्लास के एक पीस है जिसके पास 2 क्या है? ट्रायंगुलर फेस है। दूसरी चीज़ इसके पास 3 रेक्टेंगुलर फेस है। तो कुल मिलाकर टोटल कितने फेस हो गए? 5। थर्ड पॉइंट में इनके पास 9 क्या है? कॉर्नर 9 एज है। क्या है? 9 एज है। फोर्थ क्या है? 6 वर्टिक्स है। 6 क्या है? वर्टिक्स है या कॉर्नर है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 6 वर्टिक्स है। अब 6 वर्टिक्स का मतलब ये है, या इसी को हम लोग कॉर्नर बोल देते हैं। कॉर्नर का मतलब होता है कोना। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6। तो इस प्रकार से इस ट्रांसपेरेंट ग्लास पीस को क्या बोलते हैं? प्रिज्म कहा जाता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का पीस होता है जिसके पास 2 ट्रायंगुलर फेस होता है, 1 2। यहाँ पर ABC देख पा रहे हैं, यहाँ पर DEF देख पा रहे हैं। 2 ट्रायंगुलर फेस होता है और इसके पास 3 रेक्टेंगुलर फेस होता है, जैसे कि ACDF देख पा रहे हैं और उधर BADE देख पा रहे हैं और एक देख पा रहे हैं BECF देख पा रहे हैं। तो ये सभी क्या हैं? रेक्टेंगुलर फेस हैं। और 9 एजेस होते हैं। क्या होते हैं? 9 एज होते हैं, जैसे कि CF BE BC और EF और AE। तो कितने हो गए? और AC और AB, तो सभी को काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 1
2 3 4 5 6 7 8 9। 9 क्या होते हैं? एज होते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की। 6 कॉर्नर होते हैं। 6 कॉर्नर होने का मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पर A B C 3 इधर हो गया, D E F 3 इधर हो गया, तो टोटल कितने कॉर्नर हो गए? 6 कॉर्नर हो गए। तो इसी प्रकार के ट्रांसपेरेंट ग्लास पीस को ही क्या कहा जाता है? प्रिज्म कहा जाता है। तो ये हो गया प्रिज्म का डेफिनेशन, और प्रिज्म के पास क्या क्या होते हैं उसको भी हम लोग देख लिए हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये है रिफ्रैक्टिंग एज, और यहाँ पर ये जो है रिफ्रैक्टिंग फेस है, और यहाँ पर आप लोग जो देख पा रहे हैं ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल सेक्शन है इसको प्रिंसिपल सेक्शन कहा जाता है प्रिज्म का। प्रिज्म का ये जो ट्रायंगल शेप है या ट्रायंगल फेस है जो कि 2 फेस है, तो इन दोनों फेस को ही क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। और यहाँ पर जो एंगल बनता है इसी को कहा जाता है प्रिज्म का एंगल। क्या कहा जाता है? प्रिज्म एंगल कहा जाता है। और ये क्या है? प्लेन शेप है, प्लेन फेस है। ये क्या है? प्लेन फेस है, जो दोनों एक दूसरे से क्या है? इंक्लाइंड है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में झुके हुए हैं। तो ये होता है प्रिज्म। ओके, तो आई होप प्रिज्म से रिलेटेड सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग रिफ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब क्या देखने वाले हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ऑलरेडी हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है लाइट से रिलेटेड एक घटना होती है, जिसमें जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। किस तरफ बेंड हो जाती है? नॉर्मल की तरफ। तो उसी प्रकार जब हम लोग किसी लाइट को ग्लास प्रिज्म में डालते हैं, जब किसी लाइट को हम लोग ग्लास प्रिज्म में डालते हैं तो उसमें भी रिफ्रैक्शंस की घटना होती है, लेकिन कैसे होती है उसी को आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लास इज अ डेंसर देन एयर। ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, ग्लास का डेंसिटी क्या होता है? एयर से ज़्यादा होता है, उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड दस, इस वजह से व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द प्रिज्म, इसी वजह से जब कोई भी प्रकाश किरण किसी प्रिज्म के सरफेस पर गिरता है या गिराते हैं या डालते हैं, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तब उस लाइट का क्या हो जाता है? बेंडिंग हो जाता है। किसके तरफ? नॉर्मल की तरफ। जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उसकी तरफ ये झुक जाता है। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम रे PE फॉल ऑन दी सरफेस। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये रेड कलर का दिखाया हुआ है। यहाँ पर P और E ये क्या है? इंसिडेंट रे है। क्या है? इंसिडेंट रे है। मतलब इसको हम लोग किसी प्रिज्म के AB सरफेस पर क्या करते हैं? इंसिडेंट करवाते हैं या फॉल करवाते हैं, सरफेस ऑफ द प्रिज्म, एंड बेंड टूवर्ड द नॉर्मल इन एन डेस। एन और एन डेस ये क्या चीज़ है? नॉर्मल है। तो इस नॉर्मल को हम लोग ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल क्यों ड्रॉ करते हैं आप सभी को पता है, हम लोग पिछले चैप्टर में भी अच्छे से देख चुके हैं। तो जैसे ही इस PE इंसिडेंट लाइट को प्रिज्म के ऊपर डालते हैं तो ये क्या हो जाता है? बेंडिंग हो जाता है। और बेंडिंग किस तरफ होता है? एन डेस, जो अभिलंब है, जो नॉर्मल है, उसी तरफ ये झुक जाता है। आगे लिखा हुआ है देन, तब while moving from the glass to the air the emergent ray F is bent away from the normal। और जब ये रिफ्रैक्टेड रे जो है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है? EF, यहाँ पर EF क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। जब ग्लास मीडियम से एयर में जाता है, जब ग्लास मीडियम से एयर में जाता है तो ये नॉर्मल से क्या हो जाता है? अवे फ्रॉम हो जाता है, मतलब दूर हट जाता है। अब यहाँ पर नॉर्मल क्या है? M है, यहाँ पर नॉर्मल है। और जैसे ही ग्लास मीडियम से ये रे ऑफ लाइट बाहर निकलती है तो इस नॉर्मल से दूर हट जाती है, नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो इसी पूरी फिनोमिनन को ही क्या कहा जाता है? इस पूरे फिनोमिनन को ही कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब इसी को मैं आसान भाषा में एक बार और बोल देता हूँ। जब भी आपको एग्ज़ाम में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप लोग लिखिएगा, जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी भी ग्लास प्रिज्म के सरफेस पर फॉल होती है या इंसिडेंट होती है तो उनका रिफ्रैक्शन जो है या बैंडिंग जो है नॉर्मल की तरफ होता है।
और जब ग्लास प्रिज्म से बाहर निकलती है लाइट, रे ऑफ लाइट, तो नॉर्मल से अवे फ्रॉम में उनका फिर से एक बार रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो इसी पूरे फिनोमिनन को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म कहा जाता है। और यही चीज़ यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया है। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर पी ई यहाँ पर क्या है? इंसिडेंट रे है, और ई एफ यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे है, और एफ एस यहाँ पर क्या है? इमर्जेंट रे कहा जाता है इसको। और यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये ए, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, और यहाँ पर एक एंगल बनेगा, यहाँ पर एक एंगल बनेगा जिसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ई, तो इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। और जब ये जो इमर्जेंट रे है तो इसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करते हैं वहाँ पर भी एक एंगल बनता है जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है विचलन, या आप लोग बोल सकते हैं मार्ग से भटक जाना। अगर ये ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट किधर जाता? इधर जाता, लेकिन ये ग्लास प्रिज्म है इसलिए क्या हो गया? नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। तो कितने एंगल से बेंड हुआ है? तो डी एंगल से बेंड हुआ है, तो उसी को क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। तो आई होप ये डायग्राम भी आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म कंप्लीट होता है। तो ये डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। यदि आप लोग के डायग्राम समझ में आ गया होगा तो इसलिए आप लोग इसको एग्ज़ाम में आसानी से लिख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और, डिस्पर्सन का मतलब होता है विक्षेपण। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? विक्षेपण। किसका विक्षेपण? वाइट लाइट। वाइट लाइट मतलब श्वेत प्रकाश। वाइट लाइट का मतलब क्या होता है? श्वेत प्रकाश। तो जब किसी श्वेत प्रकाश को हम लोग किसी ग्लास प्रिज्म में डालते हैं तो उनका क्या हो जाता है? डिस्पर्सन हो जाता है, विक्षेपण हो जाता है। या यूँ बोल सकते हैं विक्षेपण का मतलब श्वेत प्रकाश जो है 7 टाइप्स के अलग अलग कलर्स में क्या हो जाते हैं? कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाते हैं। उसी फिनोमिनन को कहा जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये मैं आसान शब्द में आप लोगों को समझा दिया हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में पूछेंगे तो आप क्या लिख के आएंगे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। When white light is passed through a glass prism, it is split into its spectrum of color. जब हम किसी वाइट लाइट को या श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से पास करवाते हैं या गुजारते हैं तो वाइट लाइट जो है स्प्लिट हो जाता है। किस में? स्पेक्ट्रम में। और स्पेक्ट्रम को ही क्या बोला जाता है? जो 7 कलर में जो स्प्लिट होते हैं उसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जिनका ऑर्डर कैसे होता है? इनका ऑर्डर होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। And this process of white light splitting into its constituent colors is called dispersion of light. और इसी पूरे फिनोमिनन को, किस फिनोमिनन को? वाइट लाइट का विभिन्न प्रकार के डिफरेंट कलर्स में या कंपोनेंट में, या उसी को हम लोग कंस्टिट्यूएंट बोलते हैं, स्प्लिट हो जाना, उसी को कहा जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसी डेफिनेशन को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट when it passes through a glass prism into its constituent spectrum is known as dispersion of light। वही चीज़ है जो वाइट लाइट का स्प्लिटिंग का जो प्रोसेस होता है। वाइट लाइट को जब हम लोग किसी प्रिज्म में डालते हैं तो उनके डिफरेंट कलर कंपोनेंट में स्प्लिटिंग की जो प्रोसेस है उसी को कहा जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। दिस इज द रीज़न वाई वाइट लाइट फ्रॉम द सन स्प्लिट इनटू 7 कलर। यही कारण है कि वाइट लाइट जो है अगर 7 कलर में स्प्लिट होते हैं तो वो कलर कौन कौन से हैं? इसको इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, विबज्योर। उसको कैसे याद रख सकते हो? विबज्योर। वी का मतलब होता है वॉयलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज एंड आर का मतलब रेड।
तो इस प्रकार से डिस्पर्सन ऑफ लाइट का डेफिनेशन आप लोग देख सकते हो। अब इसी को थोड़ा सा नीचे दिए हुए डायग्राम या फिगर के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक प्रिज्म है PQR। यहाँ पर सनलाइट है, या सनलाइट के अलावा और कोई सा भी वाइट लाइट ले सकते हैं आप लोग, जैसे बल्ब लाइट। इसका एक बीम ले लेते हैं। अब ये बीम क्या होता है मैं बता चुका हूँ आप लोग को। कोई भी लाइट जो है उसको हम लोग रे ऑफ लाइट कब बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट कब बोलेंगे, ये मैं बता चुका हूँ। तो रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट को जब हम लोग प्रिज्म के ऊपर डालते हैं, कौन से लाइट को, सनलाइट को या फिर वाइट लाइट को। ये वाइट लाइट जो है आर्टिफिशियल भी हो सकता है, सनलाइट तो नेचुरल है ना। तो जब हम लोग इसके ऊपर डालते हैं तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। और जब हम लोग इसके सामने स्क्रीन लगा देते हैं तो ये वाइट लाइट जो है 7 कलर में स्प्लिट हो जाते हैं। ओके, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसको हम लोग देख चुके हैं डेफिनेशन में। तो इनको कलर का क्रम क्या होता है, तो पहले रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, इंडिगो होता है, उसके बाद वायलेट होता है। तो यही प्रोसेस को हम लोग ऊपर डेफिनेशन में देखे हैं। अच्छा हाँ, आप लोग के एग्जाम में यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या बनता है, तो पहले कलर का सीक्वेंस पूछा जाता है। कलर का क्या पूछ सकते हैं, सीक्वेंस पूछ सकते हैं। दूसरा चीज यहाँ पर क्या हो रहा है, कलर कंपोनेंट का डेविएशन हो रहा है, तो आपको डेविएशन पूछ सकते हैं। और डेविएशंस एंगल को डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, क्रोनेकर डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रोनेकर डेल्टा। तो डेविएशन एंगल को क्रोनेकर डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन बनता है यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू का वैल्यू पूछा जाता है, किसका मैक्सिमम होता है और किसका मिनिमम होता है। और साथ ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है वेवलेंथ, किसका मैक्सिमम होता है और किसका मिनिमम होता है, ये भी पूछा जाता है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो सभी को कवर करते हैं। चलिए, तो कलर का सीक्वेंस तो मैं बता दिया हूँ। कलर का सीक्वेंस क्या होता है, नीचे से जाएंगे तो विबजोर से आप लोग याद रख सकते हो। नीचे से अगर हम लोग जाते हैं तो फर्स्ट नंबर में आता है वायलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद रेड। तो यहाँ पर कलर सीक्वेंस आप लोग देख पा रहे हैं। अगर ऊपर से फर्स्ट नंबर में देखें तो रेड कलर, और नीचे से फर्स्ट नंबर में देखें तो वायलेट है। सेकेंड है डेविएशन एंगल, मतलब ये जो 7 कलर का कंपोनेंट है इनमें सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होता है। तो हम लोग ऊपर देख चुके हैं डेविएशन एंगल क्या होता है, जो ट्रांसमिटेड रे होते हैं या इमरजेंट रे होते हैं, और जो डेविएशन या फिर जो इंसिडेंट लाइट है उनके बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन एंगल बोलते हैं। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख पा रहे हैं, जैसे कि इंसिडेंट लाइट है या इंसिडेंट रे है, और ये क्या है, इमरजेंट रे है। तो इसको हम लोग पीछे की तरफ आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे की तरफ, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन। तो रेड कलर के लिए यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर हम लोग को वायलेट के लिए मिल रहा है। तो इस फिगर से आप लोग देखकर बता सकते हैं कि रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है और वायलेट का क्या होता है, सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। रेड कलर का क्या होता है, मैक्सिमम डेविएशन होता है, और वायलेट का रेड कलर का लिस्ट होता है। रेड कलर का लिस्ट या मिनिमम डेविएशन होता है और वायलेट कलर का मैक्सिमम डेविएशन होता है। तो यहाँ से सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये हम लोग को पता है म्यू इक्वल्स टू C/V होता है। मतलब जिसमें लाइट की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही होगा, ये हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा किसका होता है, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, वायलेट का होता है। ओके, तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो 7 कलर कंपोनेंट है डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से, उसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है और सबसे कम किसकी। तो याद रखिएगा, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और वायलेट का सबसे कम। यही कारण है यही कारण है कि जब सन सेट होता है और सनराइज होता है तो सन का कलर क्या दिखाई देता है, रेड। क्योंकि ये 7 कलर्स में से बाकी कलर्स जो है सराउंडिंग में फैल जाता है, या सराउंडिंग में जो एटम मॉलिक्यूल्स है उसके द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, लेकिन ऑब्जर्व कर लेते हैं इसलिए अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं। अर्थ तक कौन पहुंच पाते हैं, केवल रेड कलर, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ओके, और सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो है ज़्यादा होता है, कब, जब सनराइज और सनसेट का टाइम होता है तब। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग का डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म भी कंप्लीट होता है। तो इस टॉपिक में अगर आप लोग को कुछ दिक्कत होगा या कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये टॉपिक भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशंस का मतलब है जब हम लोग जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, यहाँ पर जो 7 कलर ऑफ कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट है उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो उसी स्पेक्ट्रम को हम लोग 2 स्पेक्ट्रम को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। अर्थात जो वाइट लाइट है उसके थ्रू हम लोग को फर्स्ट प्रिज्म के द्वारा जो 7 कलर कंपोनेंट मिले, उन्हीं 7 कलर्स को फिर से हम लोग प्रिज्म में क्या करवा देते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं। तो उसके बाद हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो उसी को कहा जाता है, यहाँ पर 2 प्रिज्म को हम लोग क्या कर दिए, कंबाइन कर दिए। कंबाइन करने के साथ साथ रिकॉम्बाइन कर दिए। रिकम्बाइन का मतलब जैसे वाइट लाइट को इंसिडेंट करवा रहे थे, वैसे ही हम लोग को क्या करना है, जो 7 कलर्स हैं उनको हम लोग को प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करवाना है। तो इसी चीज़ को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, when white light is passed through a prism it disperses, and when another prism is kept inverted the dispersed light return to white light. This is called the light spectrum recombination. जब वाइट लाइट को किसी प्रिज्म में डालते हैं तो ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, और जब हम लोग एक और प्रिज्म को उल्टा करके रख देते हैं और उसके ऊपर ये 7 कलर कंपोनेंट को इंसिडेंट करवा देते हैं तो फिर से हमको वाइट लाइट मिल जाता है। तो इसी पूरी घटना को या इसी पूरे प्रोसेस को ही कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द वाइट लाइट। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब चलिए नेचर से रिलेटेड एक घटना है जिसको हम लोग देख लेते हैं, जिसका नाम है रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो कैसे बनता है तो ये तो सभी को पता है ना, फिर भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपेयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शॉवर। बारिश खत्म होने के बाद जब हल्का बूंदाबांदी होता है, शॉवर का मतलब हल्का बूंदा, छोटे छोटे बूंद में फुहारा टाइप का क्या होता है, बारिश होता है हल्का एकदम, और साथ में धूप भी रहता है। तो उस सिचुएशंस में हम लोग को रेनबो देखने को मिलता है, और रेनबो क्या है, स्पेक्ट्रम का ही एक फॉर्म है। इट इज केस्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टिन्नी वाटर ड्रॉपलेट। तो इसी को कहा जाता है सनलाइट का डिस्पर्सन, किसके द्वारा, वाटर ड्रॉपलेट के द्वारा, मतलब वाटर का जो छोटा छोटा बूंद होता है उसके द्वारा, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। A rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun. याद रखिएगा, रेनबो का जो फॉर्मेशन है ये हमेशा कहाँ पर होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ऑलवेज फॉर्म इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट सन। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, रेनबो का फॉर्मेशंस कहाँ पर होता है, हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। यहाँ पर वाटर जो है, वाटर का जो ड्रॉपलेट है या पानी का जो बूंद है, ये किसका काम करता है, एक स्मॉल प्रिज्म का काम करता है। किसका काम करता है, एक स्मॉल प्रिज्म का काम करता है। तो इसी को कहा जाता है रेनबो फॉर्मेशन। इसको हम लोग इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। ये सन है
ये सन है और ये इसका अपोजिट साइड है, ये सन है और इसका अपोजिट साइड है। और अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे थे कि रेनबो का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सन के अपोजिट साइड में होता है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक ड्रॉपलेट है, वाटर का ड्रॉप है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो स्फेरिकल शेप देख पा रहे हैं ये पानी का एक बूंद है। अब यहाँ से सनलाइट से जो वाइट कलर का लाइट पड़ता है तो इसके ऊपर पड़ता है, फिर ये अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद यहाँ पर बार बार रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पर सॉरी रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम स्प्लिट होता है उनका बार बार रिफ्लेक्शन होता है, फिर वो ट्रांसमिट होकर बाहर निकल जाता है, किसके थ्रू, रिफ्रैक्शंस के थ्रू। तो यहाँ पर जो वाइट लाइट है इसका स्प्लिटिंग हो जाता है, इसको डिस्पर्सन कहते हैं। और यहाँ पर ये जो डिस्पर्सन है किस वजह से हुआ है, रिफ्रैक्शंस की वजह से हुआ है। और ये जब बाहर निकल रहे तब भी यहाँ पर क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन की घटना हो रही है। और ये जब अंदर में ये जो वाटर का जो सरफेस है, अंदर में वाटर का जो सरफेस है उससे ये बार बार टकरा रहा है, तो वहाँ पर कौन सी घटना हो रही, रिफ्लेक्शन की घटना हो रही। कौन सी घटना हो रही, रिफ्लेक्शन की। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमको क्या दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है। ओके, और इस पूरे प्रोसेस को ही कहा जाता है रेनबो फॉर्मेशन। तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोगों ने जाना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म के बारे में। इसके अंदर में हम लोगों ने सबसे पहले प्रिज्म के बारे में देखा कि प्रिज्म क्या होता है, इनके पास कितने ट्रायंगल फेस होते हैं, कितने रेक्टेंगल फेस होते हैं, कितने एज होते हैं और कितने कॉर्नर होते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें कवर किए हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। इसके बाद हम लोगों ने देखा डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाई ग्लास प्रिज्म। इसका डेफिनेशन देखें, इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखें, और स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने ये जाना कि जो 7 कलर कंपोनेंट होते हैं उसमें किसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और किसका डेविएशन एंगल ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। ये सारा चीज़ हम लोगों ने जाना। लास्ट में हम लोगों ने देखा रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। जो वाइट लाइट है उसको जैसे ही किसी प्रिज्म के ऊपर डालते हैं तो स्प्लिट हो जाता है, और जो स्प्लिटिंग कलर्स ऑफ लाइट है उसको फिर से प्रिज्म में डालने पर फिर से हमको वाइट लाइट मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने जाना कि इसमें रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। ओके, इसके बाद हम लोगों ने देखा रेनबो फॉर्मेशन के बारे में। और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के बारे में। हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ एटमॉस्फेयर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग को रिफ्रैक्शंस की घटना देखने को मिलती है। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।